नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे आप लोग। तो माहौल थोड़ा सा खराब चल रहा है, तो उसका थोड़ा सा ये है, घर में बैठ के आप फायदा उठाइए, जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़िए उसको। आगामी परीक्षा जो भी आने वाली है उसमें इतना समय ना मिल पाए, हो सकता है इस कोरोना काल खत्म होने के बाद एग्जाम लगातार हो। तो जितनी तैयारी हो सके आप उतनी तैयारी अभी कर लीजिए, ये अच्छा मौका है घर में बैठने का, थोड़ा सा तैयारी आपकी ठीक ठाक हो जाएगी। तो मेरी हालांकि सीरीज जो चल रही थी मेरी, वो चल रही थी पर्यावरण की, ये सीरीज चल रही थी, है ना। तो अभी बाकी सब्जेक्ट, क्योंकि जैसे जैसे अब समय आ रहा है, एग्जाम का जो है टाइम आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि बाकी विषय भी साथ साथ में हम ले चलें। तो ठीक है, हम शुरुआत करते हैं, आज से इतिहास स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा मानना यह है, जैसे कि मैंने इतिहास सीखा है, अगर हम इतिहास को हम लगातार शुरू से लेकर चले, प्राचीन भारत से लेकर चलूं मैं, तो बोरिंगनेस आ जाएगी, आपको थोड़ा सा लग जाएगा आपको कि यार क्या बोर हो रहा है। तो उस इतिहास को पढ़ने के लिए सबसे पहले बेस भी क्लियर होना चाहिए, और बेस क्लियर होने के साथ साथ जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हो रहे हैं वो भी होने चाहिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं कह रहा हूं वैसे पढ़ो, सबको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। जहां जहां से मेन मेन टॉपिक है पहले तो वहां कवर करते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्या आधुनिक भारत स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो आधुनिक भारत की यानी कि मॉडर्न इंडिया जो है, मॉडर्न इंडिया की शुरुआत तो हो जाती है जब अंग्रेज आए थे। लेकिन अलग अलग है कि भाई मॉडर्न इंडिया, कुछ लोग ये मानते हैं कि जहां जब जो है अंग्रेजों के हाथ में सत्ता आई थी तब से आधुनिक भारत का इतिहास माना जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनता बिल्कुल भी कि आधुनिक भारत का जो है शुरुआत कहां से हुई, ऐसा क्वेश्चन बनता ही नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये आज टॉपिक पढ़ा रहा हूं, इसका नाम है 1857 की क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन। क्या अंतर है क्रांति में और एक वर्ड होता है आंदोलन में, मूवमेंट में, इसमें क्या अंतर होता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या है, पहले आप ये पढ़ लीजिए, इसमें ये समझ लीजिए कि ये क्रांति जो है कि आखिर अचानक में इतनी बड़ी क्रांति, क्रांति तो इससे पहले भी हुई थी, लेकिन इससे पहले क्रांति जो हुई थी वो छोटी मोटी हुई थी, वो एक इतने बड़े स्तर पे क्रांति नहीं हुई थी। तो पहली बात तो क्रांति में और आंदोलन में आप फर्क पढ़ लीजिए, कर लीजिए आप, मैं बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, क्रांति का मतलब होता है इमीडिएट चेंज। इमीडिएट चेंज का मतलब यह है, यदि आप एकदम किसी चीज में बदलाव चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें तो ये चीज अभी चाहिए है, तो उस समय क्या होता है, हो सकता है तुरंत बदलाव के कारण से आपके मन में एक आक्रोश आ जाए। यदि वो बदलाव आपको तुरंत ना मिले, वो बदलाव की मांग आप चाहे घर में कर रहे हो, अपने माता पिता से कर रहे हो, या अपने समाज से कर रहे हो, या आप कर रहे हो किसी सरकार से कर रहे हो, यदि उस बदलाव के मांग कर रहे हैं, जब बदलाव की मांग कर रहे हैं और आप में आक्रोश आ गया और आक्रोश में हिंसा होने लगी, आक्रोश में जब हिंसा हो जाती है तो वहां पर जो टर्म यूज किया जाता है उसे बोलते हैं क्या, रिवॉल्यूशन यूज करते हैं। रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रांति। लेकिन जब आप आवेदनों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, लिखित रूप में, मौखिक रूप से आप रिक्वेस्ट करते हैं, चरण बाई चरण जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, या आप अपने परिवार में या समाज में, ठीक है, या सरकार से या प्रशासन से, शासन से, किसी से भी जब आप मांग करते हैं, किसमें लिखित रूप से, प्रपत्र रूप से, मौखिक रूप से निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो उसके अंदर हिंसा होने के चांस कम होते हैं, उसमें हिंसा नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं क्या, आंदोलन। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने क्या करी, क्रांति करी। महात्मा गांधी जी के बाद हमेशा एक शब्द लगता है क्या, आंदोलन, क्योंकि महात्मा गांधी ने कभी भी हिंसा नहीं करी थी। उन्होंने अहिंसा, अहिंसा का मतलब यह होता है बिना निवेदन के माध्यम से, बिना लाठी डंडे, बिना बंदूक गोली के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने प्रस्ताव रखे थे, और उस प्रस्ताव के माध्यम से जो वो चाहते थे वो अंग्रेजों से उन्होंने अपनी बात सामने रखी। इसीलिए आज भी हमारे समाज में, आज भी हमारे संविधान में, आज भी हमारे जो आईपीसी कोड है उसमें यह व्यवस्था है कि आप समाज के अंदर शासन से, प्रशासन से, किसी से भी, शासन से, प्रशासन से, सरकार से आप अपनी मांग रख सकते हैं, एक आंदोलन के रूप में आप रख सकते हैं। आप सड़क पर सरकार की अनुमति के द्वारा आप कोई मीटिंग कर सकते हैं, कोई सभा आयोजित कर सकते हैं, लेकिन अहिंसात्मक रूप से, हिंसात्मक रूप से नहीं। कोई आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन में जुड़ गया है कि अपने आप अहिंसा वर्ड जुड़ गया है, लेकिन आप सरकार से मांग करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ के माध्यम से, आगजनी के माध्यम से, तो उसे क्रांति बोलेंगे। क्रांति में हो जाती है हिंसा, और जब हिंसा हो जाती है तो हमारे संविधान में इस चीज का प्रावधान है,
हमारे समाज में इस चीज का प्रावधान है कि हिंसा को जो है बल के द्वारा, चाहे वो आपका गोली चलाकर या आपको लाठी के बल पर, डंडे के बल पर, उस क्रांति को जो है रोकी जाती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्रांति ले रहा हूं क्योंकि यहां पे क्रांति जो 1857 में जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर गोलियों की, तोपों की, हत्याएं, मर्डर, ऐसी ऐसी सारी चीजें हुई थी, उसके अंदर युद्ध हुए थे। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड जो लिया गया है क्या, क्रांति लिया गया है यहाँ पर 1857 क्रांति। 1857 का आंदोलन नहीं था, वो 1857 की क्रांति थी, क्योंकि उसमें क्या है, उसके अंदर हिंसा का प्रयोग हुआ था उसके अंदर। ठीक है, अब ये हिंसक क्रांति आखिर क्यों हो रही है? देखिए, क्रांति इसलिए होती है, मान लिया मैं हूं, आप मेरे हाथ पैर बांध दीजिए, रस्सी से बांध दीजिए, तो क्या मैं कोशिश नहीं करूंगा खुलने की? मैं खुलने की कोशिश करूंगा। उस खुलने की कोशिश में मैं अपने आप को चोट भी मार सकता हूं, मैं अपने आप को घायल भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं पूरे बल का प्रयोग करूंगा। यदा कदा किसी भी तरीके से मैं ये चाहूंगा कि किसी तरीके से मैं खुल जाऊं, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कदम उठाना पड़े। अब यहीं पर यही होता है। देखिए, अंग्रेज जब आए थे शुरू में, तो आपको पता होगा, आपने सुना भी होगा कि वो बड़े ही विनम्र रूप से आए थे कि साहब, हम तो यहाँ पे क्या करने के लिए आए हैं, हम तो यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं। तो व्यापार करने के लिए उन्होंने मुगल जो बादशाह थे, मुगल बादशाहों से क्या, उन्होंने परमिट प्राप्त किया। परमिट का मतलब पास प्राप्त किया। आज जैसे कि आप भी हैं, मान लिया कोई मेला है या कोई मीटिंग है, तो उसमें वीआईपी पास होते हैं, यानी कि जब पास आपके पास होगा तो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं या जो वहां पर कर्मचारी होते हैं, वो आपको नहीं रोकते, आप पास दिखाते हैं। अब वीआईपी पास या वेरी वेरी वीआईपी पास जो होते हैं, जिसको वीवीआईपी पास बोलते हैं, वो आप पास दिखाते हैं। तो ऐसे अंग्रेजों ने क्या पास प्राप्त किए थे, किससे? मुगल बादशाहों से पास प्राप्त किए थे, यानी कि परमिट प्राप्त किए थे। और उस परमिट का उपयोग जो उन्होंने करा था, गलत तरीके से उपयोग करा था ना। अब देखिए, यहां पे एक वर्ड आता है सामंतवादी व्यवस्था। सामंत का मतलब क्या होता है, पहले इसके सारे टर्म यूज कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते हैं। सामंत का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं हूं, मान लिया इस समय दिल्ली में हूं, मान लिया इस समय दिल्ली में हूं। अब दिल्ली में मैं पूरे देश में जो है व्यवस्था में स्थापित कर रहा हूं, यानी कि उसको मैं व्यवस्थित कर रहा हूं। मान लिया आपने ये मान लिया कि कोई बंगाल, मान लीजिए आप बंगाल में जो है कोई दूसरा व्यक्ति है जो मेरा कहना नहीं मानना या मेरी आलोचना कर रहा है, मेरी नीति की आलोचना कर रहा है या किसी प्रकार से। अब यहां पे देखिए, अभी करंट में इसको मत लेना, इसको समझने की कोशिश करना। कहीं बंगाल में ममता बनर्जी से जोड़ लो और दिल्ली में मोदी से जोड़ लो, ऐसा मत समझना है इसको। उन दोनों को कभी बंगाल का शब्द आ गया है तो आज तो चुनाव का माहौल चल रहा है, तो बंगाल का से है, कभी ममता बनर्जी समझ लो आप इसको। अब देखिए होता क्या है, तो अब क्या होता है, दिल्ली में मान लिया मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अटैक करूंगा कहां पर, बंगाल पे। और बंगाल से ये कहूंगा कि भाई हम बहुत बड़े हैं, हम बादशाह हैं, पूरे भारत के बादशाह हैं, हम पूरे भारत के सम्राट हैं, और आप यहां पर क्या हो, राजा हो बंगाल के, और आप हमारा कहना नहीं मानोगे। क्योंकि राजा होता है छोटा, सम्राट जो होता है, बादशाह होता है, वो होता है बड़ा। ध्यान कि मुगल काल में ये ध्यान है कि राजा और बादशाह को हम बोलते हैं क्या, सम्राट भी बोलते हैं। दोनों में अंतर समझना। बादशाह एक ही होता था जो दिल्ली में बैठता था, फिर जगह जगह अलग अलग जो क्षेत्र थे वहां पे होते थे, वहां के राजा होते थे। अब बादशाह जो है, बादशाह ने अटैक करा कहां पर, बंगाल पे अटैक कर दिया। मान लिया मैंने बंगाल पे अटैक कर दिया मैंने, और मैंने वहां के राजा को जो है बंदी बना लिया। वहां पे राजा के जो है बंदी बनाने के बाद मैंने ये कहा, ये बताओ आप जिंदा रहना चाहते हो या मरना चाहते हो आप? ठीक है, मैंने ये कहा। अब ऐसे समय पे उसने कहा, साहब मैं जिंदा रहना चाहता हूं। किसने? बंगाल के हमारे राजा ने कहा। अब इस समय क्या होता है, अब जो है बादशाह ये कहेगा, ठीक है हम आपको जिंदा छोड़ रहे हैं, लेकिन जैसा दिल्ली कहेगा, यानी कि जैसे मैं कहूंगा वैसे वैसे कानून यहां पे आपको बनाना पड़ेगा। समय समय पर, राजा से कहा, समय समय पर बंगाल से टैक्स आएगा जो हमारे दिल्ली पहुंचाना पड़ेगा। जो भी हमारी जरूरत की चीजें होंगी वो बंगाल को आपका समय समय पर देने पड़ेगी। राजा ने बंगाल के ये कहा, ठीक है भाई साहब मैं बिल्कुल मान रहा हूं, बस मैं आप जिंदा छोड़ दीजिए। अब एक बात बताइए, ये व्यवस्था होगी सामंतवादी व्यवस्था, यानी कि वो जो राजा है बंगाल में वो कहलाएगा सामंत राजा कहलाएगा। अब ये सामंत राजा हमेशा अधीन काम करेगा, किसके? बहादुर के, उसके बादशाह के अधीन काम करेगा। तो अब एक बात सोचिए आप, जब सामंत वहां पर हारा हुआ है और उसको कहीं ना कहीं जीवन जो मिला है वो एक प्रकार से भीख में मिला है बादशाह के, तो वो बदले की भावना से हमेशा रहेगा कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं जो है मौका मिले, कब मैं बादशाह से युद्ध करूं या बादशाह को जो मैं हरा दूं या बादशाह को मैं मार दूं। ठीक है यार। और अब वो सामंत जो है वो ढूंढेगा कौन? अपना एक दोस्त ढूंढेगा, कोई ऐसा कोई दोस्त मिल जाए, वही
इसी भारत में, आधुनिक भारत में वही दोस्त मिला, जितने भी सामंत थे, राजा थे, हारे हुए राजा थे, वही दोस्त के रूप में मिला उनको, क्या, अंग्रेज मिले सभी को। तो ऐसे तो बंगाल में है, पूरे भारत में सामंतवादी व्यवस्था थी। पूरे भारत में जहां जहां बादशाह ने, मुगल कालीन बादशाह ने जिन जिन लोगों को अपने अधीन बनाया था, वो सब सामंत थे। और वो सारे सामंत ये सोचते थे कि कब हमें मौका मिले और कब जो है हम दिल्ली की गद्दी को, जो वहां पे बादशाह है, इसको हम हटा दें। और इसके लिए उनको एक दोस्त मिला, वो मिला कौन उनको, अंग्रेज मिले। वो समझ नहीं पाए, अंग्रेज भी चालाक थे। अंग्रेज भी ये सोचते थे कि बहादुर, बार बार बहादुर बोल रहा हूं, बादशाह को हटाने के लिए उनको भी कोई दोस्त चाहिए था। तो भैया मिल गए, ठीक है। तो दुश्मन के जो दुश्मन होते हैं वो क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। दुश्मन के जो दो दुश्मन हैं वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। ये नेचुरली बात है, आपको पता ही होगा। अब यहां पे क्या होता है, कई सारे कारण होते हैं 1857 की क्रांति के। क्रांति क्यों हो रही है, यहां पे क्रांति के और भी अन्य कारण है। देखिए अभी तो समझ लीजिए आप, क्योंकि पहला लेक्चर है ये, तो समझ लीजिए, फिर धीरे धीरे इसी चीज को रिपीट नहीं करेंगे, कोरिलेट करते रहेंगे। ये बेसिक चीजें ही जाननी जरूरी है कि आखिर स्थिति क्यों पैदा हो रही है। अब देखिए और क्या होता है, कई सारे कारण होते हैं। कारण क्या होते हैं किसी भी क्रांति के, एक होता है शोषण। देखिए जब किसी का आप शोषण करेंगे, चाहे गरीब का या मजदूर का, बच्चों का, महिलाओं का, किसी भी चीज का आप शोषण करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो शोषणकारी व्यवस्था एक समय जो है इतनी परेशान कर देती है लोगों को कि लोगबाग जो होते हैं, जो जनता जो होती है, उस शोषणकारी व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए क्या करती है, प्रयास करती है वो। अब प्रयास करने के लिए कभी कभी जो होता है, एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है कि वो बल के आधार पर, हिंसा के आधार पर उस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करती है, जो व्यवस्था उनके लिए शोषणकारी हो। ठीक है, तो शोषणकारी व्यवस्था को बंद करने के लिए, यानी कि समाप्त करने के लिए भी क्रांति होती है। तो यहां पर जो 1857 की क्रांति में कई सारे कारण थे। अब मैं आ जाता हूं, क्योंकि इसके 1857 की बैकग्राउंड में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारत की जनता को पसंद नहीं थी। वो कुछ चीजें तो अच्छी भी थी जो अंग्रेजों ने करी थी, लेकिन उस समय की दृष्टि से जो है वो चीजें जनता को पसंद नहीं आई। जैसे कि सती प्रथा है। सती प्रथा आज की तारीख में आप मानते हैं कि हाँ सती प्रथा गलत है। बाल विवाह है, आप मानते हैं बाल विवाह गलत है, लेकिन उस समय भारत के लोग बागों के लिए ये एक आदर्श था कि सती प्रथा होनी चाहिए, बाल विवाह होना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों ने मना करा। कभी कभी अच्छी बातें समझ में नहीं आती हैं, किसी को देर में समझ में आती हैं। तो मैं अंग्रेजों की तारीफ नहीं कर रहा हूं, हाँ कुछ चीजें ऐसी थी जो उस समय समाज के लिए, समाज तो सोचता था ये गलत कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें अच्छी थी। लेकिन हर चीज का एक समय होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं हम। तो आज मैं 1857 की क्रांति पढ़ रहा हूं, आधुनिक भारत का ये भाग है, ये ध्यान रखेंगे। अब क्या, मैं आप एक बात और सुन लीजिए। देखिए भारत के अंदर जितनी भी कंपनियां आ रही हैं व्यापार करने के लिए, भारत में कंपनियां आ रही हैं व्यापार करने के लिए, जितनी भी कंपनियां व्यापार करने के लिए आ रही हैं भारत में, वो सारी कंपनियां यूरोप से आ रही हैं। अब आप कहो सर ये यूरोप क्या है, ऐसा मान के चलिए। देखिए यूरोप एक महाद्वीप है, यूरोप एक महाद्वीप है। उस यूरोप के अंदर कई सारे देश हैं। जैसे कि यूरोप एक महाद्वीप है, उसके अंदर बहुत सारे देश हैं। जैसे कि उसके अंदर इंग्लैंड भी है, जिसे ब्रिटेन बोलते हैं, उसके अंदर पुर्तगाल भी है, स्पेन भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, यूक्रेन भी है, पोलैंड भी है, ऑस्ट्रिया भी है। ऐसे कई सारे देश हैं, स्कॉटलैंड भी है, ठीक है, स्वीडन भी है। ये कई सारे देश हैं उस महाद्वीप के अंदर। कौन से, यूरोप महाद्वीप में। दुनिया में सभी देशों पर जो कब्जा करा है, कब्जा का मतलब होता है कॉलोनी बनाई है, कॉलोनी का मतलब होता है उपनिवेश बनाया है। उपनिवेश को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमनवेल्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कॉमनवेल्थ। तो दुनिया में जितने भी देश गुलाम रहे हैं, जितने भी देश, गुलाम को उपनिवेश बोल दूं या जितने भी देश कॉलोनी बने हैं, वो सब यूरोप के हैं। सब यूरोप, यानी कि यूरोप ने ही कब्जा करा है। इवन यहां तक कि अमेरिका भी गुलाम रह चुका है, अमेरिका भी गुलाम रह चुका है यूरोप का, ब्रिटेन का, और चाइना भी रह चुका है, हम भी रह चुके हैं। ज्यादातर दुनिया में जितने भी लोग गुलाम रहे हैं वो सब यूरोपियन कंट्री के। यूरोपियन कंट्री में बहुत सारी कंट्री आती है जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे। इन सबके क्या रहे हैं, वो गुलाम रहे हैं। कॉलोनी बोलते हैं, हम कॉलोनी हैं, थे, अब नहीं, हम कॉलोनी थे पहले, हम कॉमनवेल्थ थे, हम उपनिवेश थे, हम गुलाम थे। ये सब एक ही बात है। ये किसके गुलाम थे सब, हम पहले अंग्रेजों के गुलाम थे। अब देखिए, तो अभी और सुन लीजिए, थोड़ा सा और सुन लीजिए, बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा।
तो जितनी भी कंपनियां आई हैं भारत में देखिए पुर्तगाल भी आए हैं, सबसे पहले पुर्तगाल भी आए थे, भारत में डच भी आए हैं, भारत में फ्रांसीसी भी आए हैं, और भारत में अंग्रेज, अंग्रेज का मतलब यहां पे क्या है, अंग्रेज का मतलब यहां पे ब्रिटेन के लोग बाग यानी कि इंग्लैंड के लोग बाग आए हैं। अंग्रेज का मतलब यहां पे इंग्लैंड के, तो पुर्तगाल भी आए हैं, डच भी आए हैं, फिर फ्रांस भी, और साथ साथ में कौन, हमारे अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड वाले भी आए हैं। इन सबकी कंपनियां आ रही हैं भारत में, क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए। प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, ध्यान रखिए, वहां की सरकारी कंपनी, हालांकि सरकारी कंपनी फ्रांस की सरकारी कंपनी थी, लेकिन ज्यादातर जो कंपनियां आ रही हैं वो सब प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। वो प्राइवेट कंपनियां वहां की सरकार से एक लेती, प्रार्थना पत्र देती हैं और कहती है कि आप हमें व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए, कहां, भारत में। तो सारी कंपनियां जो आई हैं ब्रिटेन, जो यूरोप से आई हैं, वो सब प्राइवेट कंपनियां थी। फ्रांसीसी कंपनी सरकारी कंपनी थी। अब देखिए प्राइवेट कंपनी आज की तारीख में देख लीजिए, प्राइवेट कंपनी क्या करती है भाई, प्राइवेट कंपनी ये करती है, वो अधिक से अधिक शोषण करने की कोशिश करती है। वो आपको तनख्वाह कम, अधिक भी दे सकती है, ऐसी बात नहीं है, और आपसे काम समय पर कराना चाहती है, या समय से अधिक, वो समय अधिक लेना चाहती है आपको प्राइवेट कंपनियां। अब यही हो रहा है यहां पर भारत में जो है, देखिए भारत का नक्शा आपके दिमाग में चलना चाहिए, जब मैं बोल रहा हूं पूरे भारत का नक्शा दिमाग में विजुलाइज करना आप। तो भारत में जितनी भी कंपनियां आ रही हैं वो सारी कैसी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। फ्रांस की कंपनी तो सरकारी थी, बाकी डच की आई, पुर्तगाल की आई, ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की आई, वो सब प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं। ये प्राइवेट कंपनियां जब इंडिया में आई हैं, ये कर रही हैं क्या, शोषण कर रही हैं। और इस प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए एक कोई बड़ा आदमी होना चाहिए, उसका एक मुखिया होना चाहिए। तो यहां पर एक मुखिया की नियुक्ति होती थी, कहां से, ब्रिटेन से। अभी मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, हालांकि सभी कंपनियों की बात है, क्योंकि देखिए हमारा जो भारत है, ये मान लिया पूरा जो बोर्ड है, ये क्या पूरा विश्व है, पूरा बोर्ड विश्व है। इसको मैंने दो पार्ट में बांट दिया बोर्ड को। अब इसको लिखो मत सोचना, ऐसे ही आप देखना। तो जो इधर का भाग है वो है पूर्वी भाग, इधर का भाग है कौन सा, पश्चिमी भाग। तो इधर का पूरब को बोलते हैं क्या, ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट इंग्लिश में बोलते हैं। यहां पर यूरोप है ना। अब इसको लिखे हुए को मत समझना, मैं आपको बता रहा हूं, ये दो भाग में बांट दिया, ये है पूरब, ये है कौन सा, पश्चिम है आपका, ठीक है। तो यहां पर जितनी भी कंपनियां आ रही हैं इधर की ओर, ईस्ट की ओर आ रही हैं। इसलिए जितनी भी कंपनियां आई हैं उनका सिंपल भाषा में अगर नाम जानोगे तो उनका निकलेगा क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक कौन सी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से यानी कि इंग्लैंड से भी आई थी, उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं। तो जो भी कंपनी आई है वो चाहते ईस्ट में आई थी, क्या, व्यापार करने के लिए आई थी। ईस्ट में हमारा क्या है, यहां पर भारत है हमारा, मान लिया आपने भारत है, यहां पे है ही भारत। अगर इसको आप विजुलाइज कर रहे हैं कि पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, तो क्योंकि यहां पे क्या है, एशिया है। अब यहां पर क्या होने लगा, शोषण होने लगा। किसका शोषण, हर तरीके से। आर्थिक रूप से शोषण होने लगा, यहां पे राजनीतिक रूप से भी हमारा शोषण होने लगा, धार्मिक रूप से भी हमारा शोषण होने लगा, यानी कि हर प्रकार से हमारा शोषण होने लगा। उन सब शोषण की हम बात करेंगे, उन सब शोषण की बात, क्योंकि एक क्रांति के सब कारण थे। तो अभी हम इनके एक एक बारे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो यहां ध्यान रखिए, शोषण होगा तो कहीं ना कहीं उस शोषण से मुक्त होने के लिए इंसान जो है या कोई भी समाज जो है वो अपने हाथ पैर फेंकेगा, वो वहां से निकलने की कोशिश करेगा। निकलने की कोशिश में यदि हिंसा हो गई तो वो क्या हो गई, क्रांति हो गई। निकलने की कोशिश में अहिंसा हुई है तो वो एक आंदोलन हो गया। जैसे गांधी जी ने क्या हिंसात्मक रूप से आंदोलन चलाया, भगत सिंह ने क्या है हिंसात्मक रूप से क्या क्रांति चलाई। तो हिंसा और यानी कि आप क्रांति में और आंदोलन में, मेरा मतलब यह आप अर्थ कहीं ना कहीं समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब डायरेक्ट आते हैं, तब यहां समझेंगे, ऐसे तो कहानी लंबी होती रहेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब देखिए सब 1857 की बात है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। ब्रिटेन की यहां पे कंपनी थी जिसको बोलते थे क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी। वो यहां पे व्यापार कर रही थी, व्यापार के साथ साथ अब वो कंपनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी, मजबूत हो गई थी। क्योंकि ध्यान रखिए, इससे पहले जो है इससे पहले ध्यान रखिए कि इससे पहले 1757 के अंदर युद्ध हो चुका था। उस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। अभी प्लासी का युद्ध मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये बाद में पढ़ाऊंगा ना, तो ये भटक जाएंगे हम। और 1764 के अंदर हो गया था आपका बक्सर का युद्ध। तो प्लासी और बक्सर अभी नाम सुन लीजिए, उसके बारे में पूरी कहानी से बताएंगे, आप परेशान मत होना। तो प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद जो है अंग्रेज बहुत पावरफुल हो गए थे, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों ने क्या एक दोगलेपन का काम करा था। उस दोगलेपन से क्या करा था, यहां पे आपस में लड़वाया था, यहां पर राजाओं को लड़वाया था आपस में। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज हो गए थे, बहुत मजबूत हो गए थे। उन्होंने खुद की अपनी सेना वेना भी रखने लगी थी, तोपखाने भी, हथियार भी बनाने की फैक्ट्रियां खुद की उनकी हो गई थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अंग्रेज होने लगे थे मजबूत, और वो लगातार क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। हद हो गई, जब 1857 तक आते आते क्या हो गई, हद हो गई बहुत ज्यादा।
1857 तक आते आते हद हो गई। इस समय की स्थिति यह है कि इस समय जो ब्रिटेन है, हमारा यूरोप में जो देश है ब्रिटेन, वहां पर जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है पाल्मस्टन। क्या नाम है उनका? पाल्मस्टन। रा इसे मैं ऐसा बोलूंगा तो रा बड़े अजीब से बोलेगा, पाल्मस्टन नहीं, इसको पाल्मस्टन बोलते हैं। रा अपने आप ही क्या होता है? साइलेंट होता है। खैर छोड़िए, उस बात का कोई मतलब नहीं है। इस समय 1857 में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो कौन थे? पाल्मस्टन। अब भारत में आते हैं हम। भारत में क्या है? देखिए, ब्रिटेन की सरकार जो थी, ब्रिटेन की जो सरकार थी वो कंपनी को चलाने की, जो प्राइवेट कंपनी थी उसको चलाने के लिए एक गवर्नर जनरल नियुक्त करती थी ब्रिटेन की सरकार। तो अभी वर्तमान यानी इसी समय की बात, 1857 की बात कर रहे हैं। 1857 में जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये 1856 में आया था, 1856 में आया था। और हालांकि इसने कुछ काम अच्छे भी करे थे, इसने थोड़ा सा रेलवे के विकास में इसने इसका सहयोग था, इसका ठीक है, सहयोग था, सहयोग। तो 1856 में लॉर्ड कैनिंग बन के आया, क्या भारत में आया कि भैया मैं हूं कंपनी का राजा, मैं अब कंपनी वही काम करेगी जैसा मैं काम करूंगा। अब इसमें एक घटना हो गई, इसमें 1857 की क्रांति हो गई, है ना, और ये 1858 तक रहा। अभी डेट रख लीजिए इसके बाद ना, ये तो खैर फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां पर समझाएंगे इसका मेन चीज। अब ये ध्यान रखिए, ये जब 1857 में यहां पर एक 1857 मान के चलिए, यहां पर 1857 यहां पर क्रांति हो गई थी, है ना, रहा था ये 1858 तक गवर्नर जनरल। ध्यान रखेंगे क्या लिखा है मैंने यहां पे? गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन जब ये 1857 में क्रांति का नंबर, 1857 में ही क्रांति को दबा दिया गया था। सब कहानी पढ़ेंगे, अभी समझ लीजिए फैक्चुअल क्वेश्चन जो जो आते हैं। फिर सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा था कि भैया हमने इतनी मुश्किल से कंपनी के द्वारा भारत में हमने जो है अपना एक ऐसा स्थान प्राप्त करा, यानी कि हम बहुत मजबूत स्थिति में थे। लेकिन ब्रिटेन की सरकार डर गई कि बच गए। इतना खतरनाक क्रांति थी ये कि इनके हाथ से सत्ता, यानी कि कंपनी की सत्ता है। कंपनी की सत्ता मतलब क्या? सरकार की सत्ता। बदनामी तो उनकी होती ब्रिटेन की कि कंपनी हारते हारते बच गई, विश्व स्तर पे हमारी बड़ी बेइज्जती होती, बड़ी बदनामी होती यहाँ पे। तो सम्राट ने, जो सम्राट का मतलब सॉरी, ये इसने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक काम करो, कंपनी में कुछ ना कुछ तो कमी है जो वहां पर क्या कर रही है? गड़बड़ कर रही है। तभी भारत की जनता क्या है? इतनी आक्रोश है। अब यहां पर ब्रिटेन ने ये कहा, ब्रिटेन की सरकार ने ये कहा कि भैया अब जो है कंपनी, जो अभी तक जो हमारा गवर्नर जनरल था, जो गवर्नर जनरल जीजी मतलब गवर्नर जनरल था, वो कंपनी के लिए काम करता था। अब यहां पे ये कहा कि गवर्नर जनरल जो है कंपनी के लिए नहीं, जैसे वहां की सरकार कहेगी, ब्रिटेन की सरकार वैसे ही काम करेगा भारत में जो गवर्नर जनरल है। लेकिन ये भी कह दिया साथ साथ में, अब वहां के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, अब वहां के गवर्नर जनरल को क्या कहेंगे? हम वायसराय कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? वायसराय। तो ध्यान रखिए, 1856 से 1858 तक यानी कि गवर्नर जनरल कौन रहा था हमारा? ये कैनिंग ही रहा था हमारा। इस बीच में क्रांति हो गई थी 1857 में। ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा कि हटाओ कंपनी का शासन, समझे, हटाओ कंपनी का शासन। कंपनी तो वहां पे हमारी बेइज्जती करा देगी। कंपनी क्या कर रही है वहां पे? लोग वहां खुश नहीं है, नाराज हो गए हैं, इतनी बड़ी क्रांति हो गई, बच गए, वरना हम हार जाते, बेइज्जती रहती। अब 1858 के अंदर कानून बना, उस कानून के तहत यह कहा गया अब कंपनी वहां पे शासन नहीं करेगी, कंपनी के लिए गवर्नर जनरल काम नहीं करेगा, बल्कि अब जो गवर्नर जनरल है वो पहली बात तो कहलाएगा क्या? वायसराय कहलाएगा। और ये वायसराय जो काम करेगा वो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करेगा। और ब्रिटिश सरकार कैसी होती है? सरकारी होती है। और कंपनी क्या थी? पहले प्राइवेट कंपनी थी। तो बात समझ में आ रही है? तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। और 1858 से ही इसी को यानी कि रहा था, ये 1856 से 1862 तक रहा था। लेकिन 1858 में कानून आया, उस कानून के तहत जैस गवर्नर जनरल को क्या नाम दे दिया गया? इसको वायसराय नाम दे दिया गया। और क्वेश्चन आएगा, बताइए प्रथम वायसराय कौन था? वो भी हमारा कैनिंग था। ठीक है, बाद में इसी को क्या बना दिया गया था? वायसराय की उपाधि यानी कि पदवी दे दी थी इसको। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आता है। अभी हमने 1857 क्रांति स्टार्ट भी नहीं करी है अभी हम, क्योंकि पहला लेक्चर है तो इसलिए पीछे की बातें जानना बहुत जरूरी होता है। अब आते हैं कि उस समय जब हमारा ये क्रांति स्टार्ट हुई थी, उस समय एक भारत के सम्राट का मतलब क्या है? भारत के क्या? बादशाह। भारत के बादशाह कौन थे हमारे? वो बहादुर शाह जफर। ये मुगल के वो हैं, ये बादशाह हैं। यानी कि एक प्रकार से मुगल में जो खानदान था, या जो मुगल के जो वारिस थे, उनका ये वारिस था कौन? बहादुर शाह जफर।
ध्यान रखिए, ये एक नाम मात्र का इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जो है अंग्रेजों ने ये कहा था कि भैया जितने भी बादशाह बनेंगे आगे चल के वो वही काम करेंगे जो हम कहेंगे। किसने कहा? ये अंग्रेजों ने कहा, यानी कि ब्रिटेन वालों ने कहा जो हम कहेंगे वही काम करेंगे। यहां तक कि ये भी कहा था कि यदि कोई दरबार अब यदि बनाएगा, दरबार का मतलब दरबार समझते हैं, दरबार बैठे रहते हैं, तो वो हमारी अनुमति पे बनाएगा दरबार। अगर कोई मुगल कालीन बादशाह दरबार बनाएगा या दरबार लगाएगा तो वो हमारी पहले परमिशन लेगा। और ये भी कहा गया था, अंग्रेजों ने ये भी कहा था, यानी इतना कमजोर कर दिया था, यदि हम आते हैं, यानी कि कोई अंग्रेज अधिकारी आता है तो बादशाह को खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा होकर क्या करना पड़ेगा? उसको नजराना करना पड़ेगा। नजराना का मतलब इस तरीके से जो करते हैं, इस तरीके से उसको नमस्कार करना पड़ेगा इसको। इवन यहां तक कि ये भी कह दिया था, पहले बादशाह जो है खुश हो जाते थे तो वो किसी को भी इनाम देते थे, खिल्लत देते थे, लो भाई बहुत बढ़िया तुम लोग खिल्लत लो। यहां पर अंग्रेजों ने जो है मना कर दिया था, कोई भी बादशाह जो है बिना अनुमति के हमारे क्या नहीं करेगा, किसी को खिल्लत नहीं देगा, किसी को क्या नहीं करेगा, दान नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे बताइए बादशाह किस काम का? जब बादशाह ही उठ रहा है नमस्ते करने के लिए, नजराना के लिए, तो बादशाह किस काम का? यानी कि आप समझ रहे हैं क्या, नाम मात्र के बादशाह हुए उसके बाद, कब? प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद, खास तौर से बक्सर युद्ध के बाद सब नाम मात्र के बादशाह हुए। उसमें से एक यही है, एक ये भी है बहादुर शाह जफर। ये 80 साल के जवान व्यक्ति हैं, जवान समझ रहे हैं ना, व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं बहादुर शाह जफर। ये बेचारे क्या थे, इनकी वैसी उम्र ज्यादा हुई थी और इनके जब चाहें जब वो बेइज्जती कर देते थे। कौन? अंग्रेज। अब आगे क्या होता है, तो ये भी सोच रहे थे यार अंतिम पड़ाव पे हूं मैं, क्या कहूं अंग्रेजों से, ठीक है आखिरी वक्त है मेरा और जैसे जैसे मैं जी लेता हूं मैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भारत में 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत के जो बादशाह थे, मुगल कालीन बादशाह थे, वो कौन थे? हमारे बहादुर शाह जफर थे। ये नाम मात्र के बादशाह थे, वे नाम ही नाम के थे बादशाह, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो अंग्रेज इनको जैसे चाहे कठपुतली, इधर इधर चल, इधर चल, हमने कॉलर पकड़ा तू इधर चल, इधर चल, इधर चल, इस तरीके से करती रहती थी। तो नाम मात्र के क्या थे? ये बादशाह थे। अब आते हैं यहाँ पे 1857 क्रांति। ये तो स्थिति है उस समय क्या है ना। यहाँ पर कौन है प्रधानमंत्री ब्रिटेन में? पामस्टन है। भारत के गवर्नर जनरल कौन है? हमारे लॉर्ड कैनिंग है। भारत में सम्राट कौन है, यानी कि बादशाह कौन है? हमारे बहादुर शाह जफर, नाम मात्र के। और आगे चल के क्वेश्चन बनता भी है, ये अंतिम है, अंतिम मुगल बादशाह है। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? हमारे बहादुर शाह जफर है। अब आते हैं 1857 की क्रांति के बारे में आते हैं कि आखिर क्या कारण है। 1857 एक डेट है, क्या कारण है? इसके कारण के जानने के लिए इसको हम कैसे कैसे पढ़ेंगे ये देख लीजिए। एक तो पढ़ेंगे इसका हम स्वरूप कैसा है, स्वरूप का मतलब इसका रूप कैसा है, कि क्या क्या खास बात है इसके अंदर। और पढ़ेंगे इसके क्या क्या कारण है जो यहाँ पे इतना विद्रोह हुआ, जो लोग बाग ना खुश थे, जो खुश नहीं थे, विरोध में थे अंग्रेजों के, क्या कारण थे, हर एक को अलग अलग करके पढ़ेंगे हम। एक तो राजनीतिक कारण थे इसके, राजनीतिक कारण, परेशान ना हो सब कुछ बताऊंगा। आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, सैनिक कारण थे, और यहां से क्वेश्चन बहुत आता है तात्कालिक कारण। अब तात्कालिक कारण, तात्कालिक यानी कि तत्काल में क्या क्या स्थिति थी, बहुत सारी स्थिति थी। तत्काल में व्यवस्था कैसी थी उसी समय तत्काल में दिल्ली में क्या स्थिति थी, इलाहाबाद में, अवध में, फैजाबाद में, कानपुर में, झांसी में, इनमें क्या स्थिति थी। ये तो मैंने अभी एक सिनॉप्सिस बनाया है, इसको भी समझाना है पूरा, एक बार समझ लेंगे। और बाद में ये क्योंकि असफल हो गया था, इसके असफलता के क्या कारण थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बाद में आखिर असफल हो गया तो इसका क्या रिजल्ट निकला, इसका परिणाम क्या निकला, इसके बारे में हम क्या करेंगे, हम चर्चा करेंगे। तो इसी में ही सारी कहानी चलेगी 1857 क्रांति। तो समझ, आज पहली क्लास थी तो इसने पूरा समझाना पड़ा, इस बात को आप समझ रहे होंगे। अब देखिए पहली स्वरूप पढ़ लेते हैं, स्वरूप के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वरूप के बारे में यह है, कुछ लोग कहते हैं कि यह सिपाही विद्रोह था, क्योंकि मैं भी आपको पढ़ाऊंगा सिपाही विद्रोह। इसमें कहीं ना कहीं सिपाहियों ने, यानी कि सेना ने इसमें भाग लिया था। और इसके बारे में पढ़ेंगे सिपाही विद्रोह में, किसमें, तात्कालिक कारण में जरूर पढ़ेंगे हम। यहीं से क्वेश्चन बनता है मंगल पांडे के बारे में और मेरठ की छावनी के बारे में, यहां पे हम इसको डालेंगे हम अभी। तो ये एक सिपाही विद्रोह का, कुछ इतिहासकारक कहते हैं ये स्वरूप है इसका अभी, है ना। स्वरूप को हम अभी खोल के पढ़ेंगे इसको हम। कुछ कहते हैं ये सामंतवादी विद्रोह था, सभी की अलग अलग विचारधारा है। सामंत का मतलब मैंने बताया था, मैंने लेक्चर शुरू होने से पहले ही, सामंत का मतलब क्या होता है कि बादशाह वहां बैठा है, कहां पर, दिल्ली में बैठा है, और दिल्ली बैठ के उसने किसी दूसरे क्षेत्र के राजा को हरा दिया और शर्त ये रखी आपको जिंदा छोड़ देंगे, लेकिन समय समय पर आप हमको टैक्स देते रहेंगे दिल्ली में। ये सामंतवादी व्यवस्था, ये काफी, ये एक ही नहीं, ये भारत में जो है बादशाह जिसको हराता था वो सामंत बन जाता था, किसका, बादशाह का सामंत बन जाता था। कुछ कहता है ये हिंदू मुस्लिम विद्रोह है, क्यों, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जो है हिंदू मुस्लिमों सबने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। बढ़ चढ़ के तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि एक असफलता का कारण यह भी था कि इसके अंदर आंदोलन में कृषक शामिल नहीं थे,
मजदूर शामिल नहीं थे, शिक्षित वर्ग भी शामिल नहीं था इसके अंदर। सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए, जो बड़े बड़े राजा थे सिर्फ वो अपनी गद्दी बचाने के लिए ये क्रांति कर रहे थे। ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम, क्योंकि कुछ हिंदू राजा थे, कुछ मुस्लिम राजा थे, सब ने मिलके क्या, इनकी एक डेट ही फिक्स नहीं थी। कोई अलग लड़ रहा है, कोई अलग लड़ रहा है, कोई कहां। एक असफलता का कारण ये भी है, चर्चा करेंगे इसके बारे में। अधिकांश जो है ये मानते हैं कि ये क्या था, राष्ट्रीय विद्रोह था। कुछ लोग ये कहते हैं ये राष्ट्रीय विद्रोह था। अच्छा, कुछ इतिहासकार के नाम आते हैं जो एग्जाम में आते हैं। देखिए एग्जाम में आते हैं, इसने लिखा सब कुछ मैंने। सर सैयद अहमद, इनके बारे में समझ लीजिए। सर सैयद अहमद, इन्होंने जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर बड़ा योगदान दिया है। बाद में थोड़ी सी परेशानी आ गई थी, बाद में इनकी विचारधारा थोड़ी सी बदल गई थी, और इन्हीं सर सैयद अहमद ने जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। सर सैयद अहमद ने, इन्होंने जो है किताब भी लिखी थी जिसका नाम था एन एस्से ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब यानी कि क्या लिखा, एक इन्होंने निबंध लिखा है, किसके, इंडियन रिवोल्ट का क्या कॉज है, यानी कि क्या कारण है इसके, यानी कि इंग्लिश में आपको जाएगा एन एस्से ऑन द कॉज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये 1860 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने बताया गया है। किताब के बारे में कई बार क्वेश्चन आए, किताब ये किसने लिखी है, वीडी सावरकर जो कहते हैं। वीडी सावरकर हमेशा ऐसी बातें कहते हैं जिसमें एक राष्ट्रीयता की भावना आती है। इन्होंने ये कहा है, एग्जाम में ये आता है कि बताइए सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है। सुनियोजित यानी कि एक प्लान बना के, एक प्लान बनाया हुआ है, हालांकि ऐसा था नहीं, सबके प्लान एक अलग अलग प्लान थे। ठीक है, लेकिन बीडी सावरकर ने कहा है यह एक सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, यानी कि एक प्लान था, सब लोगों ने प्लान बनाया था। लेकिन कुछ इतिहास कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अगर सुनियोजित होता सब लोग एक साथ लड़ते, कोई इधर, कोई कानपुर में लड़ रहा है, कोई झांसी में, कोई बिहार में, कोई लखनऊ में, कोई अलीगढ़ में, कोई फैजाबाद में, अलग अलग लड़ रहे थे। तो ऐसा इतिहासकार ने आलोचना भी करी है कि नहीं, सुनियोजित ही कैसे हो गया, सुनियोजित तो हो नहीं सकता। आरसी मजूमदार ये कहते हैं, मजूमदार ध्यान के कई बार आया, ना ये पहला था, ना ये राष्ट्रीय है, और ना ही ये क्या है, स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने तीनों चीजों को नेगलेक्ट कर दिया। कुछ लोग कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पहला, यानी स्वतंत्रता के लिए जनता के द्वारा सबसे पहला बड़ा आंदोलन था ये अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के जमाने में। लेकिन ये मजूमदार कहते हैं ना ये प्रथम था, और ना ये राष्ट्रीय था, और ना ये स्वतंत्रता संग्राम था। क्योंकि कहीं ना कहीं बात भी मुझे ऐसे लगता है ठीक भी है, प्रथम था ना, तो प्रथम था, प्रथम इसलिए नहीं था क्योंकि स्वतंत्र था, तो प्रथम आप मान सकते हैं, लेकिन ये एक राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी इसके अंदर, इस आंदोलन के अंदर। राष्ट्रीयता का मतलब ये नहीं है हमें पूरे भारत को आजाद कराना है। भाई दक्षिण भारत में तो इस आंदोलन का नाम पता कुछ नहीं था, पूर्वी अगर नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो वहां भी उस समय इस आंदोलन का पता कुछ भी नहीं था। तो जब है ना, तो यही है कि राष्ट्रीयता के लिए तो प्रथम था ही नहीं, अपने अपने लिए सब लोग लड़ रहे थे, और ना ही ये क्या था, राष्ट्रीयता की भावना इसके अंदर थी नहीं। मैंने बताया सब लोग अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने बारिश को, वहां का साम्राज्य दिलाने के लिए लड़ रहे थे, भी बताएंगे, सारी चर्चा करेंगे। और ना ही ये स्वतंत्रता था, सब लोग अपनी पर्सनल स्वतंत्रता के लिए यहाँ पे क्या विद्रोह कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। तो है ना, ये यहाँ पे मजूमदार ये कहते हैं, आरसी मजूमदार, ना तो ये प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, और ना ही स्वतंत्रता संग्राम के लिए था ये आंदोलन। तो ये कुछ याद रख लेना। सर सैयद अहमद साहब ने किताब लिखी थी, वीडी सावरकर ने कहा था सुनियोजित प्रोग्राम था ये, मजूमदार ने कहा था ना ये राष्ट्रीय था, ना प्रथम था, ना स्वतंत्रता के लिए था। तो ये अभी ये स्वरूप मैंने पढ़ाया है, तो स्वरूप वास्तव में क्या आता है मैं आपको बताऊं। ये क्वेश्चन मेन से बनता है यूपीसीएस में, है ना, लेकिन आपको समझ के नहीं बताया। आपको जैसे कि कोई यहाँ पे पीसीएस की तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो वनडे टेस्ट की यानी कि वनडे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, तो उसको पहले समझ में तो आना चाहिए। इस चीज को समझ में नहीं आएगा तो फिर कहानी कैसे बनेगी, फिर वन लाइन क्वेश्चन याद करोगे आप। और वन लाइन क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़ी देर के लिए याद रहते हैं, फिर भूल जाते हैं, शाम तक भूल जाते हैं, या फिर जिसने रट भी रखे हैं वो 5-6 महीने बाद भूल जाता है। कहानी रूप में पढ़ेंगे सभी हम इसको, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिए, अभी मैंने ये रूप पढ़ाया है, इन सब रूपों की जो रूप है वो सब चर्चा करेंगे इसके अंदर। यहां से होता है क्या इंपोर्टेंट। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्या इसके अंदर चलते हैं। हाँ, तो सबसे पहले जितने भी कारण बताए थे मैंने, उसमें एक कारण है हमारा कौन सा, राजनीतिक कारण। सभी कारणों के बारे में चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे, चिंता ना करें बिल्कुल भी। राजनीतिक कारण ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। राजनीतिक कारण में सबसे पहले एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था एम हर्स्ट नाम था। उन्होंने ये कहा था कि बादशाह आप जो है सिर्फ नाम के होंगे,
समझे। काम तो सारा हम करेंगे, कितना टैक्स लगाना है, किससे कितना टैक्स लेना है लगाना है, ये सारे काम व्यवस्था जो है, पूरा शासन प्रशासन जो है वो हम देखेंगे, ऐसा अंग्रेज कह रहे हैं। कौन अंग्रेज अधिकारी कह रहा है? एम हर्स्ट कह रहा है कि ये कहा बादशाह से कि बादशाह जो बहादुर शाह जफर है उससे कहा कि आप जो है बादशाह से नाम मात्र के होंगे, घर में बैठो आपको जो है महीने पे पेंशन मिल जाएगी, बादशाह के नाम के आपको पेंशन मिल जाएगी, ये कहा एम हर्स्ट ने। तो भाई वो बादशाह किस नाम का? टैक्स वो नहीं लगा रहा, पुलिस व्यवस्था उसके पास नहीं है, ठीक है, और रक्षा विभाग उसके पास नहीं है, वित्तीय व्यवस्था उसके पास नहीं है, सारी व्यवस्था अंग्रेजों के पास है। तो हुआ ना हो नाम मात्र का बादशाह, तो नाम मात्र का बादशाह होंगे आप, ऐसा एम हर्स्ट ने कहा। और दूसरी बात ये कहा गया है, अंग्रेजों ने ये कहा कि जब कभी कोई अंग्रेज अधिकारी आएगा तो आपको खड़ा होने पड़ेगा और आपको क्या नमस्कार करना पड़ेगा, आपको नजराना देना पड़ेगा, इस तरीके से। तो ये बताओ, ये तो बेइज्जती हो रही है ना खामखा। एक बादशाह खड़ा होगा, ये तो बेइज्जती वाली बात है बादशाह के लिए। और ये कहा दरबार पर रोक लगा दी उन्होंने, दरबार का आप दरबार नहीं लगाओगे, आप दरबार नहीं लगाओगे, आप घर में बैठिए बस, आपको कोई जरूरत नहीं दरबार लगाने की, खिल्लत नहीं दोगे, यानी कि किसी को आप क्या नहीं दोगे, आप किसी को दान नहीं दोगे। खुश हो गया कोई आया बादशाह, आपकी जय हो, आप महान हैं, आप ये हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, आप ऊपर वाले हैं, आप हर तरीके से बादशाह की तारीफ हुई। बादशाह ने कहा जाओ दे दो, भर दो इसका, समझे, पूरा झोला भर दो आप, ठीक है, ऐसा नहीं करोगे, अंग्रेजी ने कहा। दूसरी बात यह है, मुगल बादशाह का जब अपमान कर देते थे वो, ठीक है, विभिन्न प्रकार की ऐसी योजनाएं आई थी जिन योजनाओं में बादशाह का कोई नाम ही नहीं होता था। अच्छा एक बात और, बदनाम कौन होता है? बादशाह होता था। कोई गलत काम हो गया तो बदनाम बादशाह, जबकि व्यवस्था किसके हाथ में थी? सब व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में थी। तो बादशाह का अपमान भी कर देते थे, किसी ऐसी योजना गलत निकालते थे अंग्रेज, और गालियां मिलती थी किसको? बादशाह को मिलती थी। तो बादशाह का अपमान भी हो रहा था यहाँ पे। बहादुर शाह ये कहा गया कि अब आने वाले समय में आप ही बादशाह हो, आपकी जो औलाद होगी, आने वाली औलाद होगी, उसको हम बादशाह नहीं मानेंगे, समझे। और उसके बाद जो है आप भी एक आम आदमी रहेंगे। और ये कहा बहादुर शाह जफर से, ये कहा आप अंतिम बादशाह हो, आप अंतिम मुगल बादशाह हो, आपके बाद जो है आपका बेटा जो है वो बादशाह नहीं माने जाएगा, ये भी कह दिया। अपमान है नहीं है, ये भी राजनीतिक कार्य था। उधर क्या है, मैं आपको कानपुर में देखिए पेशवा होते थे। कानपुर में एक पेशवा थे जिनका नाम था बाजीराव सेकंड, बाजीराव फर्स्ट भी थे। बाजीराव के बारे में पूरी कहानी पेशवाओं के चैप्टर एक अलग बनाएंगे हम। बाजीराव सेकंड थे, बाजीराव सेकंड की कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने एक बेटे को गोद ले लिया था। गोद लेने को बोलते हैं, उस प्रकार के पुत्र को बोलते हैं दत्तक पुत्र, यानी कि दत्तक पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र। और दत्तक पुत्र जो थे उनका नाम था क्या? नाना साहब था। आपने सुना होगा नाना साहब को पेंशन मिलती थी। नाना साहब से ये कहा गया था अंग्रेजों ने कि भाई ऐसा है, आपको जो है वहां जैसे बादशाह को पेंशन मिलती थी, ऐसे नाना साहब से ये कहा कि आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन वहां का शासन प्रशासन कार्यपालिका जो भी है वो सब हम देखेंगे, ऐसा अंग्रेजों ने कहा। और लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसे भी आया कि नाना साहब जो थे पेंशन पे जिंदा थे, उनकी पेंशन भी बंद कर दी। तो देखो ये भी नाराज हो गए, अंग्रेज सबको नाराज कर रहे थे। धीरे धीरे अपनी शक्ति का प्रयोग करके अंग्रेज जो है वो सभी को अपने हाथों में ले रहे हैं, समझे। इनाम कमीशन आया। ये इनाम कमीशन क्या है? अंग्रेजों ने यह कहा कि भैया बड़ी बड़ी खेतियां जमींदारों के पास है, एक जमींदार के पास जो है कई एकड़ जमीन है। अंग्रेजों ने यह कहा कि भाई जितने भी जमींदार हैं, पहले तो इनकी जमींदारी छीनो, आप समझे, जितने भी जमींदार हैं इन सबकी जमींदारी छीनो। अब जमींदारी छीन नहीं थी लोग बागों से। अब जमींदारी छीनने के कारण से जमींदार जो थे वो भी नाराज थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी आक्रोश था। तो ये जितने भी कारण थे, ये सब कैसे कारण थे? हमारे राजनीतिक कारण थे, ये सब राजनीतिक कारण थे, ठीक है। तो इनको पढ़ लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको देखिए। बादशाह का अपमान होने लगा, नाम मात्र का, अंतिम था, पेंशन मिलती थी उसको, और उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी आएंगे उनको बादशाह नहीं माने जाएगा। नाना साहब भी जो है बहुत परेशान थे कि भैया पैसे नहीं है, खर्चा कहां से करूं मैं, लाइट का बिल आ गया, लाइट का बिल कहां से जमा करूं, इनका जो है मोबाइल का जो फोन था वो बिल जो था वो बिल बढ़ गया था इनका, अब इनको रिचार्ज भी कराना था मोबाइल का बिल, और बेचारे ये कहां से रिचार्ज करें, अंग्रेजों ने पैसे देने बंद कर दिए। इनाम कमीशन आया, जमींदारों को जो है फ्री में खाने की आदत पड़ गई थी, और वो जो जमींदारी व्यवस्था बहुत थी, और वो टैक्स देते नहीं थे अंग्रेजों के पास सेना थी, सब कुछ थी। उन्होंने कहा अच्छा बेटा ये बात है, ठीक है, तुम्हारी जमींदारी ही खत्म कर देते हैं हम। तो यहाँ पे इनाम कमीशन कई बार एग्जाम आया है। इनाम कमीशन क्या है? जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का जो नियम लाए थे अंग्रेज, वो क्या था? हमारा इनाम कमीशन था। तो एक कारण हमारा कौन सा हो गया? ये हमारा राजनीतिक कारण हो गया। आगे पढ़ते हैं, कौन सा कारण? आर्थिक कारण पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगला पढ़ते हैं कारण। अगला कारण हमारा आर्थिक कारण। देखिए भारत की स्थिति यहां पे लगातार खराब होती जा रही थी, भारत में इतना शोषण हो रहा था। अब देखिए यहां पे क्या, सूखा भी पड़ रहा था, बाढ़ भी आ रही थी। अब बिहार है, देखिए बिहार बेचारा हर साल बिहार का आधा हिस्सा बाढ़ से ग्रसित होता है,
आधा हिस्सा सूखे से ग्रसित होता है। वो भी जब आज की तारीख में, वर्तमान में भी, वो भी जब आज की तारीख में हमारे यानी कि नदियां भी हैं और नलकूप भी हैं तब भी। जबकि भारत का उस समय देखिए जब ना नलकूप थे, नदियों के अंदर पानी भी, उसके ठहराव की कोई व्यवस्था नहीं थी, बांध भी नहीं थे, तब क्या स्थिति होगी। सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि भारत में लगभग हर जगह उस समय बाढ़ और सूखे का प्रकोप लगातार बढ़ते रहता था और था भी, हमेशा था उसमें। ठीक है, तो सूखा और बाढ़ हो रहा था, ऊपर से शोषण कर रहे थे किसान, किस टैक्स पे टैक्स लगा के किसानों पर इतना टैक्स लगा दिया, और वो भी ब्याज। और जमींदार, उधर जमींदार अगर किसी किसान को पैसे देता था तो वो भी ब्याज पर, ब्याज वो भी कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। कहा जाता है कि भारतीय किसान जो है उस समय स्थिति ये थी कि वो जो है एक प्रकार से कर्ज के तले में हमेशा दबा रहता था, यानी कर्ज में ही वो पैदा होता था, कर्ज में ही जवान होता था, कर्ज में ही बुढ़ापा आता था, कर्ज में ही मर जाता था। ये स्थिति उस समय। ठीक है, तो सूखा हो रहा है, बाढ़ आ रही है, लगातार शोषण हो रहा है जमींदार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। तो देखिए ये आर्थिक कारण है नहीं है, पैसा होगा नहीं तो आदमी का दिमाग तो खराब होता ही है, आपको पता ही होगा। अब लॉकडाउन में देखिए, लॉकडाउन में लोगों का पैसा नहीं है तो आधे से ज्यादा परेशानी किसकी है, लोगों की। यही तो परेशानी है, या मेरे कहां से खाने पीने का प्रबंध किया जाए, कहां से बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया जाए, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। हारी बीमारी होती है, बीमार भी होंगे, हल्का से ठंड आ गई, बुखार आ गया, जाड़ा आ गया, कुछ लग गया तो दवाई का खर्चा कहां से किया जाए। तो उस समय भी यही, एक तो बाढ़ है, सूखा है, शोषण है, तो लोगों के मन में क्या है, असंतोष था। आर्थिक कारण एक ये हो गया। दूसरी बात, इस चीज को, और सबसे ज्यादा शोषण जो हो रहा था वो कृषकों का हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने इस चीज को समझा। दादा भाई नौरोजी ने 1961 में कहा भी था, उन्होंने एक नियम बताया था, नियम जिसका नाम था आर्थिक अपवाह का सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था, आर्थिक अपवाह का सिद्धांत। इसको हम आर्थिक निकास का सिद्धांत भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बोलते हैं, या इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी भी बोलते हैं। इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी बोल दो, या इकोनॉमिक ऑफ वेल्थ थ्योरी बोल दो, आर्थिक निकास का सिद्धांत बोल दो, आर्थिक अपवाह का सिद्धांत बोल दो। ये क्या है, ये हल्का फुल्का समझ लिए, बाकी तो ये बाद में बताएंगे भी। उस अंग्रेज यहां पे ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने, इस सिद्धांत के अंदर ये बताया कि भारत का पैसा कैसे यहां से धन के रूप में, अनाज के रूप में, या कच्चे साधन के रूप में, ये पैसा कैसे ब्रिटेन जा रहा है। और ये भी कहा था कि ब्रिटेन जा रहा है और ब्रिटेन से वही कच्चा माल, उसी पैसे का प्रयोग करके वस्तुओं को यहां से भारत से सस्ती ले जाया जा रहा है। और वहां पे मशीनों के माध्यम से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो गई थी यूरोप में, ब्रिटेन में, तो वहां से उसी वस्तु को तैयार करके, कच्चे माल से बढ़िया माल तैयार करके उसी को भारत लाया जा रहा है बेचने के लिए। यानी कि भारत से 5 रुपए का कच्चा माल ले गए और भारत में ही वही माल ब्रिटेन से तैयार करके 50 रुपए का बेच रहे हैं। तो कितनी गलत बात हो गई। एक तो ब्रिटेन वाले, यानी कि एक तो अंग्रेज हमसे सस्ता माल खरीद रहे थे, और सस्ता माल खरीदने के बाद हमें ही हमारा माल 50 रुपए का बेच रहे थे। तो कितनी गलत बात है ये। तो ऐसा दादा भाई नौरोजी ने कहा अपने सिद्धांत में, किसमें, ये सिद्धांत और अच्छी तरीके से बाद में बताएंगे, आर्थिक निकास सिद्धांत में या आर्थिक अपवाह के सिद्धांत में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसका एक नाम हो रहा है इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी भी बोलते हैं। बात समझ दादा भाई नौरोजी ने दी थी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि आर्थिक अपवाह का सिद्धांत या इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी किसने दी थी, दादा भाई नौरोजी ने दी थी। तो ये भी एक आर्थिक कारण है। इन्होंने बताया था कि कृषकों का कैसा शोषण हो रहा है, कच्चा माल इनसे सस्ता लेके और इन्हीं को महंगा करके बेचा जा रहा है। सैनिकों की सैलरी कम थी, ये भी तो है। देखिए इस समय इतना ज्यादा उस समय डिस्क्रिमिनेशन था कि जो सेना थी, सेना में अंग्रेज अधिकारी भी थे और भारतीय सैनिक भी थे। भारतीय सैनिक को तनख्वाह कम मिल रही थी और जो अंग्रेज के जो सैनिक थे उनको तनख्वाह जो भर भर के मिल रही थी। तो ये भी एक आर्थिक कारण था। तो ये आर्थिक कारण थे। तो राजनीतिक कारण मैंने बता दिए, आर्थिक कारण बता दिए, ये सारे कारण बताऊंगा तब जाके गुस्सा फूटेगा भारतीय जनता का। किसके रूप में, 1857 की क्रांति के रूप में गुस्सा फूटेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो तात्कालिक कारण है। तो ये आर्थिक कारण ध्यान रखना, राजनीतिक कारण बता दिए, अगला कारण बताते हैं आपको हम। तो ठीक है, अब पढ़ते हैं इसका सामाजिक कारण। देखिए राजनीतिक कारण हो गया, आर्थिक कारण हो गया, ये कारण है अब सामाजिक कारण। गुस्सा फूटने वाला है, समझे, घड़ा जो है गुस्से का फूटने वाला है, चिंता मत करो अभी कुछ देर बाद। तो सामाजिक कारण क्या है, कभी कभी कोई इंसान करता है अच्छा करने के लिए,
लेकिन दुनिया उसी पे ही इल्जाम लगाती थी है कि तुमने ये काम क्यों करा, हमने तुमने कही थी तुमसे, तो तुमने भैया क्यों करा। बात समझ आ रही है। किसी का भला करो तो उल्टा वो आपको ही कहेगा यार ये क्यों भला कर रहे हो आप हमारा, हमने तुमसे कही थी क्या, ये तो हमारा घर का मामला है, हम देख लेंगे। तो यही हुआ यहाँ पे। अंग्रेजों सब कुछ अंग्रेजों ने जैसे कि कुछ काम अच्छे किए थे। विलियम बेंटिंग और डलहौजी, इन्होंने हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने ये कहा कि भैया ये हिंदू समाज के अंदर ये सती प्रथा जो होती है इसका क्या मतलब है, समझे कि मतलब पति मर जाए और पत्नी को जला दो, उसके साथ जला दो, ये तो गलत बात है। ऐसा डलहौजी ने और विलियम बेंटिंग ने कहा कि भैया ये सती प्रथा जो है इसको रोको, और उसने रोक भी लगाई राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। लेकिन भारतीय जनता को पसंद ना आया। वो ना, इंसान मर गया है, पति मर गया है तो पत्नी को जलना ही पड़ेगा, तो कितनी गलत बात है ये। होते हैं आज की तारीख में भी बहुत सारी कट्टरवादी ऐसी चीजें होती हैं जो कि नहीं मानती वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, वो हमेशा परंपरागत दृष्टिकोण को यानी कि धार्मिक दृष्टिकोण को ही सर्वे सर्वा मानते हैं। तो यहाँ पे यही था हिंदू समाज में सती प्रथा को, कन्या वध होता था, कन्या के पैदा होते ही उसको मार दिया जाता था, बाल विवाह होता था, बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, विधवा विवाह के लिए मना था कि भैया विधवाओं का विवाह नहीं होना चाहिए, विधवा होगी तो सफेद साड़ी पहन के जीवन भर वो ऐसा ही रहे। इन सब चीजों पर रोक लगाई थी अंग्रेजों ने, समझे। विलियम बेंटिंग और डलहौजी का बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन भैया भारतीय समाज में हिंदू समाज जो है इस चीज को स्वीकार नहीं कर रहा था। वो कह रहा था ना जी ना, हिंदू समाज के अंदर सती प्रथा होनी चाहिए, बाल विवाह होना चाहिए, कन्यावध होना चाहिए। कुछ ज्यादातर जो अशिक्षित लोग हैं, देखिए कट्टरता हमेशा अशिक्षित लोगों में ही, अशिक्षित लोगों में ही आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे लोग बाग भी जो है कट्टरता की ओर बढ़ रहे हैं और वो नहीं समझ पाते हैं। ये सोच अलग है, हर किसी के डीएनए एक जैसा नहीं होता है, और ये सोच विचार खान पान टेस्ट उसकी जो भी क्रियाएं एक्टिविटी हैं वो सब डीएनए पे डिपेंड करती हैं, और दुनिया में डीएनए सबका एक जैसा होता ही नहीं है। मेरी सोच का जो मेरे अंदर डीएनए है वो किसी का डीएनए हो ही नहीं सकता, मेरे हूबहू जैसा हो ही नहीं सकता। सूरत में होगा तो मान लीजिए सूरत में बहुत सारे मेरे जैसे होंगे लेकिन व्यवहार में नहीं होंगे। ठीक है, कोई मुझसे बहुत ज्यादा होशियार होगा, कोई होता मुझसे कम होशियार हो, तो वही है। तो यहां पर विलियम बेंटिंग और डलहौजी ने हिंदू समाज के अंदर जितनी भी बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय समाज ने क्या कह दिया, मना, हमें नहीं चाहिए। तो एक कारण ये भी था, भारत का समाज जो है क्या था, उससे नाराज था। दूसरी बात, अगर बाल विवाह नहीं होगा तो पंडित जी की कमाई कैसे होगी, है ना। तो पंडित जी बुरा मानेंगे नहीं मानेंगे, पंडित जी है, मौलवी है ना। मुस्लिम धर्मों में यदि बाल विवाह यदि नहीं होगा तो भाई मौलवी नाराज, मौलवी को कहां से मिलेगा, पंडितों को कहां से मिलेगा। बुरा मत मानना बिल्कुल भी, ये उस समय दृष्टिकोण से बता रहा हूं, कभी यहां बुरा मान जाओ, समझे। तो मौलवी और पंडित नाराज थे इस बात के, क्योंकि देखिए चाहे आपका बाल विवाह हो या विधवा बाल विवाह हो तो वहां पे इन मौलवी का या फिर पंडितों का योगदान तो होता ही है पूजा पाठ करने में। दूसरी बात, ईसाई जो मिशनरियां हैं, यानी कि 1813 के अंदर यहाँ पे ईसाई मिशनरियां आने लगी हैं और यहाँ पे लोगों को हिंदू धर्म से कहा क्या बना रही है, वो ईसाई बना रही हैं। ये भी नाराज था भारतीय समाज, बोले ये क्या हो रहा है, हमारा हिंदू धर्म तो ऐसा है, हमारा मुस्लिम धर्म तो इतना बढ़िया है और आप जो है हमको ईसाई बना रहे हो। इवन यहां तक कि अंग्रेजों ने कानून भी लाया, अंग्रेजों ने कानून ये लाया कि भैया कि मतलब किसी की पुश्तैनी मान लिया कोई जमीन पड़ी है और कोई जमीन है, उस जमीन को बहुत दिन से किसी को ध्यान नहीं दिया तो सरकार उस पर कब्जा कर लेती थी। सरकार मानती थी कि आपकी पुश्तैनी आपके दादा परदादा की है लेकिन अब तुम्हारी नहीं है, ऐसे कानून बनाए थे। तो इसी कानून के लिए यानी कि एक कानून आया था लेक्स लोकी कानून। ये लेक्स लोकी कानून जो है 1850 में आया था, लेक्स लोकी कानून। इसके तहत जो है पुश्तैनी जायदाद पे कब्जा कर लिया जाता था अंग्रेजों द्वारा और वो जायदाद जो है वो जमीन जो है वो नहीं दी जाती थी, जो उसका उत्तराधिकारी है उसको नहीं दी जाती थी। लेक्स लोकी कानून, समझे। और यह भी कहा गया साथ साथ में कि यदि आप चाहते हैं कि आपको पुश्तैनी जमीन मिल जाए तो आप पहले अपने समाज से अपने धर्म को छोड़ के पहले आप क्या बनिए, ईसाई बनिए। आप पहले आप ईसाई बनिए तभी आपको पुश्तैनी जायदाद मिल पाएगी। तो लेक्स लोकी कानून यानी कि जो हिंदू समाज के अंदर, मुस्लिम समाज के अंदर जो नियम कानून थे उन पर बदलाव किया जा रहा है। इसका बहुत विरोध किया गया। बदलाव हर तरीके से किया जा रहा है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, और साथ साथ में जो जमींदारी का जो जमीन है, जमीन को कब्जा कर, इसका बहुत विरोध किया गया। हालांकि बाद में इसको वापस ले लिया गया था लेक्स लोकी कानून को, और इसमें बाद में शुरू में तो ये भी कहा था कि भैया आपको पुश्तैनी जायदाद चाहिए तो पहले आप ईसाई बनो। तो ये कारण थे सामाजिक कारण। तो देखिए 3 कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण बता दिए। अगला कारण देखते हैं, चलो अगला पढ़ते हैं।
अगला कारण है इसका कौन सा, सैनिक कारण। टॉपिक बड़ा हो रहा है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तमीज से पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन होंगे, हर एग्जाम आए हुए हैं। सैनिक कारण, सैनिक कारण क्या थे, क्या असंतोष था सैनिकों के अंदर। सैनिकों में शौक था भैया, एक तो असंतोष था, उनको वेतन कम मिल रहा था। अरे उसी के साथ का एक ब्रिटिश जो सैनिक है उसको तुम वेतन दे रहे हो 5 रुपए, और जो भारत का जो सैनिक है उसको दे रहे हो आप 1 रुपया, तो डिस्क्रिमिनेशन है नहीं है, ये है ना अलगाववाद। तो ये सैनिक नाराज थे इस बात से कि यार ये तो वेतन कम मिल रहा है। और ये कह रहा था, जो उसमें सरदार थे, जो पगड़ी थे, उनसे कहते थे आप पगड़ी नहीं पहनोगे। जो हिंदू थे, जो नहा धोकर पूजा पाठ करते, तिलक लगाते थे, उनसे मना करते थे आप तिलक नहीं लगाओगे, और कहते थे आप हैट लगाओ, हैट बड़ा वाला जो हैट होता था अंग्रेजों वाला हैट लगाओ। तो भैया ये वाली बात भी परेशानी वाली बात थी, समझे। तो पगड़ी नहीं लगाएगा सरदार तो बताओ, ये तो गलत बात है ना, तिलक लगाने से मना कर रहे हैं तो ये गलत बात है, ये अंग्रेज लोग मना करते थे। और यहां पर 1856 में कैनिंग ने जो है ये कहा था सैनिकों को कि ठीक है भाई आप जो है बर्मा जाओ, आप बर्मा जाओ। ये विदेशों में भेज रहे थे युद्ध लड़ने के लिए, और पानी के जहाज में बैठाकर। उस समय ये मान्यता थी कि पानी के जहाज पर बैठकर समुद्र पार करना एक धर्म को खत्म करना है, यानी कि धर्म को भ्रष्ट करना है। अब यदि कोई सैनिक मान ले, कुछ लोग तो गए नहीं, कुछ लोगों ने मना कर दिया कि भैया नौकरी हमें करवानी है, हमसे तो करवाओ, हम नहीं जा रहे, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। या कुछ लोग जो गए विदेशों में गए, समुद्र पार करके गए, और जब वो वापस अपने यहां आए तो भैया उनके खुद के घर वालों ने मना कर दिया कि तुम्हारा तो धर्म भ्रष्ट हो चुका है, तुम समुद्र पार कर चुके हो, तुम अब घर में एंट्री नहीं कर सकते। बताओ, वो घर का ना रहा ना घाट का रहा, वो परेशान हो गया बहुत ज्यादा, खेती नहीं कर सकता, समाज ने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, उसको मना कर दिया, उसका समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया। तो देखिए ये है ना सैनिक कारण एक। तो सैनिक कारण में ये भी वेतन कम था, तिलक और पगड़ी लगाना मना कर दिया, हैट पहनो, और समुद्र पार कराया जाता था उनको, समुद्र पार सैनिक मना करते थे, नौकरी छोड़ देते थे। जो जाते भी थे और जाने के बाद वो वापस आते थे, उनको उनके घर वाले ही स्वीकार नहीं करते थे। एक कारण ये था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है तात्कालिक कारण। जो उस समय इंसिडेंट हुए थे, वो सबसे बड़ा इंसिडेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा, बहुत कई बार क्वेश्चन आया है, 1856 तक एक राइफल चलती थी जो सैनिकों को दी जाती थी। अब कौन कौन थे सैनिक, उसमें हिंदू भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, सरदार भी थे। अब उस राइफल का जो नाम था, उसका नाम था ब्राउन बेस राइफल नाम था। 1856 तक, 1856 में इस राइफल को, ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया, इसी जगह एक नई राइफल आई। उस राइफल का नाम था क्या, इनफील्ड राइफल था। अब इनफील्ड राइफल की खास बात यह थी कि इसमें जो कारतूस डाला जाता था, वो कारतूस को नमी से बचाने के लिए, ताकि कारतूस खराब ना हो जाए, नमी से बचाने के लिए इसके ऊपर चर्बी लगाई जाती थी। और वो चर्बी जो बनती थी, वो बनती थी गाय की, और किसकी, सुअर के मांस की बनती थी। अब गाय का मांस जो है वो हिंदुओं के लिए बुरा है, हिंदू नहीं खा सकता गाय का मांस। और सुअर का मांस जो है वो मुस्लिम के लिए सोचना, उसके लिए बड़ा दुविधा पाप है। मुस्लिम को उसको नाम लेना पसंद नहीं करता, उसको मुंह से कैसे तोड़ेगा वो, है ना। गाय जो है कि जो इसे पूछता है, हिंदू पूछता है, उसकी चर्बी मुंह से लगाएगा, कितनी गलत बात है ये। और ऐसे चर्बी वाले कारतूस लिया है। इस बात से भैया ये सेना में ये वाली बात फैल गई कि गाय के कारतूस और सुअर की चर्बी से कारतूस बने हैं। ये 1856 में इस राइफल को हटा दिया, इनफील्ड राइफल आ गई। अब इसी समय क्या हुआ, यानी कि सुअर और गाय की चर्बी कारतूस थे। 29 मार्च को, ध्यान रखा, 29 मार्च को अब होता क्या है, 29 मार्च को 1957 में क्या होता है, 29 मार्च को 1957 में, यानी कि 1957 से पहले थोड़ा सा पहले, 2-3 महीने पहले की बात है, जब ये क्रांति हुई थी। 29 मार्च 1857 बंगाल के अंदर एक जगह है मुर्शिदाबाद। बंगाल में एक जगह है मुर्शिदाबाद में एक बैरकपुर स्थान है। बंगाल में मुर्शिदाबाद, जैसे कि क्या है, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद है ना, या उत्तर प्रदेश में आप लखनऊ में किसी एक जगह का नाम और ले लीजिए। तो ऐसे ही क्या है कि बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक जगह है बैरकपुर में कई सारी बटालियन थी, अंग्रेजों की बटालियन थी, यानी कि अंग्रेजों की क्या बहानियां थी, बहानी 30 होती, 21वीं बहानी, 23वीं बहानी, 24वीं बहानी, ऐसे बहानियां थी। उस 34वीं बहानी में एक भाई साहब रहते थे जिनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे ने कर दिया मना कि भैया ऐसा ना नौकरी छोड़ूंगा और ना मैं कारतूस चलाऊंगा ये वाले गाय की और सुअर की चर्बी के मांस की। इस बात से उनसे हो गया अंग्रेजों से झगड़ा।
उस समय अधिकारी से होगी तू मैं, और ये तू मैं इतनी बढ़ गई कि इन्होंने भैया जो कर्नल जो ये लेफ्टिनेंट बाग था उसे गोली मार के हत्या कर दी, सॉरी इसकी चाकू मार के हत्या कर दी। कर्नल बाग के चाकू मारा, ये मर गया, और एक गोली चलाई वो लगी किसके, वो लगी मेजर सार्जेंट की। सार्जेंट तो खैर बच गया था, लेकिन जो कर्नल बाग है वो उसी समय मर गया था। इसके बाद जो है इनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद 8 अप्रैल को और 1857 को ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को पकड़ा, इनको दे दी गई फांसी। ध्यान रखें ये एक कारण था, लेकिन अभी तक 1857 की क्रांति हुई नहीं थी, लेकिन अब आग लगनी स्टार्ट हो गई है यहां से। जब 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी, बिल्कुल एकदम सामने फांसी दी, खुले में फांसी दी। ये बात जो है घटना जो ध्यान रखें, कई बार क्वेश्चन आया है कौन सी बहानी के थे ये, 34वीं बहानी के थे। कहां हुआ, बैरकपुर में हुआ। कहां है ये, बंगाल में, मुर्शिदाबाद के पास में है ये, है ना। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। 34वीं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 34वीं। और कौन सी चर्बी के, गाय के और किसके, सुअर की चर्बी के, कौन सी राइफल थी, इनफील्ड राइफल। ये सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ये जो है बात फैल गई कहां, मेरठ तक आ गई बात। ये 1.5-2 महीने लगा इस बात को फैलने में, और ये बात ये जो है ये फैल गई कहां, मेरठ आ गई। मेरठ में भी पता चला कि अरे ऐसे ऐसे जो है क्या है, चर्बी के, गाय और सुअर की चर्बी के हैं। अब 10 मई को ये वाली बात जो है चर्चा में होने लगी कहां, मेरठ की बहानियों में, मेरठ की इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेनाओं में। ये जब फैली तो 10 मई को पारा चढ़ गया ऊपर। 10 मई 1857 को ये बात वहां की जो बहानी थी, यानी कि इन्फेंट्री मानी क्या होता है, पैदल सेना। कौन सी, 11वीं और 20वीं। एग्जाम में ज्यादातर 11वीं आया है। 11वीं नंबर की, जैसे 21वीं बहानी, 23वीं बहानी, 24वीं बहानी होती है, ऐसी 11वीं और 20वीं बहानी ने कर दिया विद्रोह कि हम मर जाएंगे, समझे, नौकरी करवाओ मत करवाओ जैसे भी है, लेकिन हम ये कारतूस नहीं चलाएंगे। और इस बात का रोष आ गया उनमें, गुस्सा आ गया, और इन्होंने कर दिया, विद्रोह कर दिया। और वहां पर क्या हो गई, हाथापाई, मार पिटाई हो गई सभी अंग्रेज सैनिकों में। अंग्रेज सैनिक जो है काफी मारे गए, वहां पे अंग्रेज अधिकारी मारे गए। 10 मई को, ये डेट याद रखना, 10 मई को मेरठ में ये विद्रोह स्टार्ट हुआ। फिर ये पैदल पैदल पहुंचे, और अगली सुबह 11 तारीख को पहुंच गए कहां, दिल्ली पहुंच गए। अब सुनिए आगे कहानी थोड़ा सा। अब ये दिल्ली पहुंच गए हैं 11 तारीख को सुबह, ये सारी डेटा याद रखनी है आपको। अब ये दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली पहुंचने के बाद इन्होंने वहां पर नाम मात्र का एक बादशाह बैठा था, जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। 80 साल का हो गया था, उठे भी नहीं जाता था। अंग्रेज सैनिक जो है, भारतीय सैनिक जो है 10 मई को मेरठ से निकले, शुरुआत हो गई थी, 11 मई को दिल्ली पहुंच गए। और वहां पर ये सैनिक भी थे, वहां पे कौन से, अंग्रेज के सैनिक भी थे, लेकिन किसी तरीके से ये लाल किले पहुंचे। लाल किले में रहता था कौन, बहादुर शाह जफर रहता था। और ये कहा, बहादुर शाह जफर जी, आप सिर्फ नाम मात्र के राजा तो हैं, आप सिर्फ एक सिंबॉलिक रूप से आप अपने आप को घोषित कर दो कि मैं पूरे भारत का बादशाह हूं अब, ताकि जनता जो है एक फीलिंग के रूप में, भावनात्मक रूप से जुड़ी रहेगी आपसे। और हमारे संघर्ष करने के लिए इतना ही काफी है कि आप जो है अपने को फ्री बादशाह, मुक्त बादशाह घोषित कर दो। हालांकि शुरू में तो बहादुर शाह जफर ने मना करा था, लेकिन बहादुर शाह जफर ने सोचा यार कोई बात नहीं, 1-2 साल तो मैं जीऊंगा, क्यों ना मैं शान से जीऊं, या शान से मर जाऊं मैं। उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप कहते हो। तो बहादुर शाह जफर ने अपने आप को यानी कि फ्री, यानी कि मुक्त, स्वतंत्र बादशाह घोषित कर दिया। और 12 मई तक जो है पूरी दिल्ली पे कब्जा कर लिया। किसने, भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। भारतीय सैनिकों ने, ये 2 डेट 10 मई से स्टार्ट हुई थी और दिल्ली पहुंचे थे कब, 11 मई को, 1857 की बात है। और इसी कौन सी इन्फेंट्री थी, 11वीं पैदल सेना थी, ठीक है। ये सारी बातें, ये आग कहां से थी, ये आग जो लगी थी, ये अफवाह क्या, आग जो लगी थी ये चली थी कहां से, मंगल पांडे की मृत्यु के बाद। मंगल पांडे जो है वो 1857 की क्रांति से 2 महीने पहले ही फांसी पे इनको लटका दिया गया था, क्योंकि ये 1857 की क्रांति से पहले ही वहां पर तात्कालिक कार जो था, चर्बी वाले कारतूस, वो बात जो है पता चल गई थी, अफवाह फैल गई थी। कहां पर, मेरठ में फैल गई थी। मेरठ से शुरुआत होती है किसकी, क्रांति की शुरुआत होती है। इसलिए इतिहासकार कहते हैं कि ये एक सैनिक विद्रोह था, ये एक सैनिक विद्रोह था। अब आगे चर्चा करते हैं किसमें, आगे टॉपिक करते हैं। अभी तो खैर देखिए इतना है, आज ज्यादा हो जाएगा, कल पढ़ेंगे। इसको पढ़ना लगातार, बहुत मेहनत करिए उसको समझाने के लिए। अभी जो है अगला जो लेक्चर आएगा उसमें कंप्लीट हो जाएगा,
ठीक है, मैंने इस तरीके से पढ़ाया है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसआई का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, इवन यहां तक कि आपका यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का मेंस का एग्जाम हो, तो मेंस के एग्जाम में इसी तरीके से ही एक अप्रोच रखते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है, सभी को मैंने कवर किया है, मेहनत से पढ़ाया है मैंने, इसको पढ़िए। और जो मेंस लिख रहे हैं वो इन चीजों को, राजनीतिक, आर्थिक, इन सभी कारणों को हाथ से लिखने की कोशिश करिए, यानी कि राइटिंग में आप इसमें स्किल राइटिंग करिए इसमें, और 2-3 बार में जब ये स्किल आ जाएगी तो इसका आंसर अपने आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है बनने लगेगा। ठीक है, तो जो मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से पढ़िए। अगला जो है इसके अंदर बचा हुआ पार्ट जो है वो अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम उसको कंप्लीट कर देंगे। और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि लोग बाग अभी मेरे लेक्चर को कम देख रहे हैं, कोई बात नहीं, अभी शायद इसलिए है कि शायद कोरोना का एक डर हो उनके मन में, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं ये कम से कम इसको लाइक करें, कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब खुद भी करिए, और जो आपके दोस्त हैं उनको बताइए, मेहनत करिए, एक ग्रुप डिस्कशन भी करिए साथ साथ में, जो दोस्त हैं इसको पढ़ें, और जो चीज नई चीज आ रही है, जो मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूं, आपके दिमाग में है कोई चीज, उसको बताइए, कमेंट में लिख दीजिए, मैं इसको रिसर्च करके मैं इसको बढ़िया करके पढ़ा दूंगा। जिस लेवल पे आप पढ़ना चाहते हैं उस लेवल पे मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेहनत करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाइएगा अगर जो पहली बार देख रहे हैं, और जिन्होंने बीच में से लेक्चर देखा है वो पहले जाके शुरू से देख लीजिए। ठीक है, धीरे 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 इतिहास के सारे लेक्चर डालेंगे, बढ़िया करके डालेंगे, समझाएंगे। रटाना मेरा बिल्कुल भी मेरा मकसद नहीं होता, मेरा मकसद होता है उस चीज को समझाना। तो लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करें, सुरक्षित रहें सभी लोग घर में, और मेहनत करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।